हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है डेली बेसिस पर जो है आपको करंट अफेयर और जो है जीके जीएस जो है देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आगामी परीक्षा में जो है इससे प्रश्न आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है, मौर्य वंश ने जो है निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। तो मौर्य वंश जो है किस वंश राजवंश के बाद जो मगध पर शासन किया। तो ऑप्शन है नंद वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश और कुषाण वंश। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा मौर्य वंश ने जो है नंद राजवंश के बाद जो है मगध पर शासन किया था। किस वंश के बाद जो है शासन किया था। तो नंद वंश के बाद जो है शासन किया था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था या सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट है, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस युद्ध में जो है पराजित किया किसको। तो घनानंद को जो है पराजित किया था और मगध पर जो है एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की जो है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक इस वंश का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की राजधानी पर 322 ईस्वी पूर्व में जो है बैठा। नेक्स्ट इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को जो है पराजित कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को फॉलो करने वाला एक शासक था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं वंश और अवधि से संबंधित है। तो हर्यक वंश जो है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। शिशुनाग वंश की बात करते हैं तो इसका जो है 422 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। फिक्स आता है नंद वंश आता है। नंद वंश का शासनकाल जो है 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल देखने को मिला। मौर्य वंश जो है यह 184 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखने को आता है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। पाल राजवंश का संस्थापक ऑप्शन है धर्मपाल, महीपाल, गोपाल और रामपाल। इसमें जो है 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। तो पाल राजवंश का संस्थापक जो है कौन था। पाल राजवंश के संस्थापक जो है गोपाल थे। इसमें जो है इस राजवंश ने बिहार और बंगाल पर लगभग 750 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक जो है शासन किया था। वह बंगाल का पहला बौद्ध राजा था और जो है वह बिहार के उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण किया था। उसका उत्तराधिकारी धर्मपाल ने अपने शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार किया और कुछ समय तक कन्नौज, उत्तर प्रदेश और भारत पर भी उसका नियंत्रण देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से जो है कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है। तो चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित ऑप्शन है बीडी सावरकर, अशफाक उल्लाह खां, अरविंद घोष और जो है इसमें कल्पना दत्त। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्पना दत्ता जो है चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है। चटगांव आर्मी कांड के प्रमुख नेता सूर्यसेन थे, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। यह घटना 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इस संगठन की सदस्यता जो है कल्पना दत्ता ने ली और कल्पना दत्ता को 16 फरवरी 1933 के चटगांव शस्त्रागार छापे के केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। मास्टर दा के नाम से किसको जाना जाता था। तो ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, अशफाक उल्लाह खां और बटुकेश्वर दत्त। तो मास्टर दा के नाम से जो है सूर्यसेन को जाना जाता था। किसको जाना जाता था। सूर्यसेन को जाना जाता था। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है, उपयुक्त क्रांतिकारियों में से सूर्यसेन को जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। सूर्यसेन को लोकप्रिय रूप से मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। सूर्यसेन एक बंगाली क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो है 1930 ईस्वी के चटगांव शस्त्रागार आक्रमण के नेतृत्व के लिए उनको जाना जाता है। 1918 ईस्वी में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चटगांव शाखा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्हें 12 जनवरी 1934 को ब्रिटिश सरकार ने जो है फांसी दे दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विषय समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट के अंतर्गत जो है आता है। तो समवर्ती सूची के बारे में पूछा है। 3 सूची होता है, एक होता है संघ सूची होता है, एक होता है राज्य सूची होता है और एक जो है समवर्ती सूची होता है। तो इसमें समवर्ती सूची के बारे में पूछा है कौन आता है। तो ऑप्शन है वन है, पुलिस है, व्यापार है और रक्षा है। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है उसमें उस ऑप्शन में जो है उपयुक्त में से वन जो है समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट के अंतर्गत जो है आता है। भारतीय संविधान में कार्य और दायित्वों के निर्वहन के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। 3 सूची में पहला है संघ सूची, जो संघ के अधीन यानी संघ सरकार जो है इस पर कानून बनाता है। नेक्स्ट आता है इसमें राज्य सूची, जो कि राज्य के अधीन आता है। समवर्ती सूची संघ और राज्य दोनों के अधीन आता है, मतलब समवर्ती सूची पर जो है कानून संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है दोनों बना सकता है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पाँच विषयों को शिक्षा, वन और नापतौल और वन्य जीवों व पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय योजना आयोग का गठन जो है ऑप्शन है 1947, 1949, 1948 और 1950। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है 1950 जो है यह हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग का गठन जो है वर्ष 1950 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट इसमें आता है केसी नियोगी की सिफारिश, किसके सिफारिश पर। तो केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च जो है 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना जो है की गई। यह एक जो है संविधान उत्तर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी ऑप्शन है लद्दाख व जास्कर, बृहद हिमालय व पीर पंजाल, बृहद हिमालय व जास्कर और काराकोरम व लद्दाख। 2 पर्वत श्रेणियों का जो है इसमें नाम दिया गया है और पूछा है कश्मीर घाटी किसमें स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा उत्तर जो है बृहद हिमालय व पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी जो है कहाँ अवस्थित है, तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है। भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच जो है यह अवस्थित है। नेक्स्ट है यह एक जो है अंतर पर्वतीय घाटी है, जिसका अर्थ है कि यह 2 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ये श्रेणियां दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी और उत्तर पूर्व में जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। नेक्स्ट इसमें है यह घाटी जो है अपने आकर्षक परिदृश्य, हरी भरी हरियाली और इसके माध्यम से बहती हुई झील के लिए जो है यह जानी जाती है। पीर पंजाल श्रेणी की बात करते हैं। पीर पंजाल श्रेणी में जो है पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा है। किसका है, तो लघु हिमालय का हिस्सा है और कश्मीर घाटी की दक्षिण पश्चिम सीमा के रूप में कार्य करती है। यह पीर पंजाल का जो है विवरण है। यह जो है लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। कौन सा, पीर पंजाल, और जो हिमाचल प्रदेश से जम्मू और कश्मीर तक जो है यह फैली हुई है। नेक्स्ट आता है इसमें जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी जो है जास्कर श्रेणी कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है और बृहद हिमालय का एक हिस्सा है। यह घाटी को जो है इंडोनेशिया के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र से अलग करती है। इंडोनेशिया के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र को जो है यह अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, यानी पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि ऑप्शन है वह शीर्ष भाग में पतली यानी टैपर हो गई है, वह बड़े तला क्षेत्र को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा जो है तले के अंदर रहती है। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका
दिया गया है। तो इस पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है, क्योंकि जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन जो है रेखा तल के अंदर से गुजरती है, तो इसीलिए जो है पीसा की झुकी हुई मीनार जो है नहीं गिरती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है क्या होता है, संकेंद्रित होता है। नेक्स्ट है, कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, अभी तक जो है पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तले के अंदर रहती है, इसीलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तले से बाहर हो जाएगी, तब वह जो ऐसा गिर पड़ेगी। नेक्स्ट है, रिसर्चर जो है यानी अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 2050 तक जो है यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर क्या बनता है। अगर हम जो है कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ऑप्शन है एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया और कैल्शियम परऑक्साइड। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर एसिटिलीन बनता है। जैसे CaC2 और 2H2O यानी CaC2 और H2O को जब अभिक्रिया कराते हैं तो Hc जो है डबल बॉन्ड और HCH जो है ये बना, फिर CaOH का होल ट्वाइस, ये समीकरण इसका हो गया। एसिटिलीन के गुण की बात करें तो एसिटिलीन रंगहीन, गंधहीन, जल में अल्प विलेय गैस जो है -84 डिग्री सेल्सियस इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो है अशुद्ध एसिटिलीन से लहसुन जैसी गंध जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, एसिटिलीन वायु से कुछ हल्की होती है और संपीड़ित एवं द्रवित एसिटिलीन भयंकर जो है विस्फोट करती है, विस्फोटक के रूप में रहती है। नेक्स्ट इसमें है, एसिटिलीन और वायु या ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर जो है अति प्रबल के रूप में क्या करता है, अति प्रबल के रूप में जो है यह विस्फोट जो है उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, जैविक सिस्टम की बात करते हैं। लिविंग सिस्टम में जो है रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज यानी कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जो कैटेलाइज के रूप में ऑप्शन है बैक्टीरिया, DNA, एंजाइम और प्रोटीन्स। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो कैटेलाइज का प्रयोग जो है यह एंजाइम करता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक सिस्टम की बात करते हैं। लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज यानी कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो है एंजाइम है। सभी एंजाइम जो क्या होते हैं, सभी एंजाइम जो है यह प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। और जो एक इससे रिलेटेड है तो मानव शारीरिक क्रिया और विज्ञान क्रिया विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट आता है इसमें, सफ़ेद किट्टू एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफ़ेद किट्टू एक महत्वपूर्ण रोग किससे है, तो ऑप्शन है ये गेहूं का है, सरसों का है, चावल का है और बाजरा का है। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी सरसों हो जाएगा। सरसों जो है सफ़ेद किट्टू का जो है एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, मतलब कवक सफ़ेद किट्टू जो है यह सरसों का रोग है। सफ़ेद किट्टू सरसों का एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। नेक्स्ट इसमें आता है ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों मुख्यतः सरसों, मस्टर्ड एक महत्वपूर्ण कवक रोग, सफ़ेद किट्टूनी, व्हाइट रस्ट है जो कि सिस्टोपस कैंडिडा या एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक द्वारा जो है यह फैलता है। नेक्स्ट इसमें है, इस रोग में पौधे के तने, पत्ती तथा पुष्प क्रम पर गाढ़े उभरे जो है सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की जो है उत्पादकता घट जाती है। इसके उपचार हेतु कवकनाशी यानी फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ऑप्शन है एस जयशंकर, ज्योतिरादित्य M सिंधिया, अश्विनी वैष्णव और निर्मला सीतारमन। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है कि नेतृत्वकर्ता कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य M सिंधिया जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के बारे में पूछा है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ज्योतिरादित्य M सिंधिया जो है यह कर रहे हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन 2 से 5 मार्च 2026 तक स्पेन के बार्सिलोना में अम्बाला बार्सिलोना ग्रैंड के माध्यम से इसमें किया गया था। GSMA द्वारा जो है आयोजित MWC 2026 मोबाइल और प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है, जो क्या है, तो यह जो है 1 लाख जो है 9,000 से अधिक रेडियो और लगभग जो है 2900 प्रदर्शकों, अनुयायियों और अनुयायियों को आकर्षित इसमें किया गया है और करता है। नेक्स्ट इसमें है, MWC 2026 का आधिकारिक विषय द आईक्यू एरा है, जो स्मार्ट नेटवर्क, व्यावसायिक नवाचार और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम और विलक्षणता पर प्रकाश डालता है। भारत अपना स्वयं का भारत पवेलियन प्रदर्शित कर रहा है। इस साल 40 भारतीय उद्यमियों और नवप्रवर्तक MWC के तहत पार्टनर्स जो है यह भाग ले रहे हैं। फोकस जो है 6G तकनीक और स्वदेशी 5G समाधानों पर है। भारत 6G विजन जो है दस्तावेज की प्रगति साझा की जाएगी। नेक्स्ट इसमें है, सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत की प्रगति को दिखाया जा रहा है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI पर चर्चा होगी। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मांग इसमें देखा जाएगा। नेक्स्ट है, 3 मार्च 2026 को जिलों का समग्र विकास। 3 मार्च 2026 को जिलों का समग्र विकास विकसित भारत के लिए शासन में बदलाव विषय पर राष्ट्रीय शासन सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, नागपुर और बेंगलुरु। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का जम्मू कश्मीर में जो है 3 मार्च 2026 को जिलों का समग्र विकास विकसित भारत के लिए जो है शासन में बदलाव पर जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट इसमें है, 3 मार्च 2026 को जिलों का समग्र विकास विकसित भारत के लिए शासन में बदलाव विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 जम्मू में आयोजित किया गया। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन 3 मार्च 2026 को जम्मू में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर प्रशासनिक सुधारों और विकसित भारत के विजन को लागू करना है। यह सम्मेलन न्यूनतम सरकार अधिकतम जो है शासन के सिद्धांत पर जो है यह केंद्रित है। यह सहकारी संघवाद जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम आगे की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय घरेलू क्रिकेट के बदलते स्वरूप के संदर्भ में रणजी ट्रॉफी विजेताओं के सही मिलान पर जो है विचार कीजिए। सही मिलान जो है 2025-26 जो है जम्मू कश्मीर है, 2024-25 विदर्भ है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है 2023-24 जो है यह मुंबई है, 2022-23 जो है यह मध्य प्रदेश है। तो उपयुक्त में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित इसमें दिया गया है? तो इसमें है ऑप्शन केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी चारों। तो ऑप्शन 4 इसमें दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। भारतीय घरेलू क्रिकेट के बदलते स्वरूप के संदर्भ में उपरोक्त में से केवल 3 युग्म 1, 2 और जो है 3 यह सही है। 2022-23 का विजेता सौराष्ट्र था, बंगाल को हराकर, जबकि मध्य प्रदेश ने 2021-22 में खिताब जीता था। अतः चौथा युग्म जो है यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2026 को जम्मू कश्मीर में इतिहास रचते हुए 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को हराकर अपनी पहली ट्रॉफी जो है यह जीत लिया। नियमों के अनुसार यदि फाइनल मैच ड्रॉ होता है तो पहली पारी में बढ़त लेने वाली टीम को जो है विजेता माना जाता है। नेक्स्ट इसमें है रणजी ट्रॉफी से संबंधित जो है मुंबई अभी भी 42 खिताबों के साथ सबसे सफल टीम जो है यह बनी हुई है। जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जो है यह जीत लिया है। 1959-60 में डेब्यू करने के बाद जम्मू कश्मीर को इस गौरव तक पहुंचने में 67 वर्ष
लग गया और जो है हुबली में खेला गया फाइनल मैच ड्रॉ रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर को पहली पारी की बढ़त फर्स्ट इनिंग लीड के आधार पर जो विजेता घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन बनाए, जबकि कर्नाटक की टीम 293 पर सिमट गई, जिससे जम्मू कश्मीर को जो है 291 रनों का जो है निर्णायक बढ़त जो है यह मिल गया था। जम्मू कश्मीर टीम का नेतृत्व अनुभवी खिलाड़ी पारस डोगरा ने किया था। पारस डोगरा ने, किसने किया था? पारस डोगरा के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है आकिब नबी। आकिब नबी को पूरे टूर्नामेंट में 60 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द सीजन जो है इसको चुना गया। जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी जीतने वाली 19वीं अलग टीम जो है यह बन गई है। कर्नाटक जो 8 बार की चैंपियन है, इस बार जो है उप विजेता रही। 2024-25 का खिताब विदर्भ ने केरल को हराकर जीता था। विदर्भ के द्वारा जो है जीता गया था। पिछले 5 वर्षों में 5 अलग अलग टीमें मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, मुंबई, विदर्भ और जम्मू कश्मीर जो है यह चैंपियन बनी है। इस रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो है 1934-35 में हुई थी और इसका नाम पटियाला के महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया था। 2025-26 का फाइनल मुकाबला हुबली के KSCA स्टेडियम में जो है यह खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमनई की मृत्यु के बाद ईरान में कितने दिनों के शोक की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है 7 दिनों की, 40 दिनों की, 17 दिनों की और 89 दिनों की। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमनई की मृत्यु के बाद ईरान में 40 दिनों के शोक की घोषणा की गई है। अयातुल्ला अली खेमनई ने 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे। यह घटना मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच हुई है। खेमनई ईरान की राजनीतिक और जो है धार्मिक प्रणाली में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। वे इस्लामी क्रांति के बाद दूसरे सर्वोच्च नेता थे। उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जो है क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। भारत ने अपनी नागरिक सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान के संबंधों में तनाव जो है वह चरम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नया आयकर अधिनियम 2025 किस तिथि से जो है इफेक्ट होगा, प्रभावी होगा? तो ऑप्शन है 1 जनवरी 2026, 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026, 1 अप्रैल 2027। इसमें 4 ऑप्शन है। न्यू इनकम टैक्स जो है कब से लागू होगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नया आयकर अधिनियम जो है 2025 1 अप्रैल 2026 की तिथि से प्रभावी होगा और बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य पुराने 1961 के अधिनियम को सरल बनाना है। इसमें विवादों को कम करने के लिए स्पष्ट नियम होंगे। नए सरलीकृत फॉर्म और पोर्टल जो है लॉन्च किए जाएंगे। यह करदाताओं के लिए अनुपालन यानी कंप्लायंस को आसान बनाएगा। कर चोरी रोकने के लिए AI का जो इसमें उपयोग किया जाएगा। जुर्माना और अभियोजन की क्रियाओं को युक्ति संगत बनाया गया है। यह पारदर्शिता बढ़ाने के लिए फेसलेस मूल्यांकन को बढ़ावा देगा। छूट और कटौती के प्रावधानों को फिर से व्यवस्थित किया गया है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप जो है यह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, फॉरेस्ट आउटलेट के संदर्भ में विचार करें जिसे 113 साल बाद कूनो नेशनल पार्क में देखा गया है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें है, यह मध्य भारत के वनों के लिए स्थानिक यानी एंडेमिक है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है इसमें आता है, IUCN की रेड लिस्ट में से गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है यह सही है? तो इसमें है ऑप्शन केवल 1, केवल 2 और 1 और दोनों और कोई नहीं। 4 ऑप्शन जो है इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, फॉरेस्ट आउटलेट के संदर्भ में उपरोक्त में से केवल कथन जो है एक सही है। यह जो है स्ट्रिगिडे परिवार का सदस्य है तथा इसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में देखा गया है। वर्तमान में इसकी स्थिति इंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय है, न कि क्रिटिकली यानी इंडेंजर्ड। यह मुख्य रूप से मध्य भारत के शुष्क सागौन वनों में पाया जाता है। यह दिन में सक्रिय रहने वाला एक प्रकार का क्या है, उल्लू के बारे में यह पूछा गया है।
और उल्लू के बारे में, इसके आवास का जो है विनाश इसकी आबादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसे पहली बार 1873 ईस्वी में वर्णित किया गया था। मेलघाट टाइगर रिजर्व में भी इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। यह मुख्य रूप से छिपकलियों और कीटों का जो है शिकार करता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 के तहत जो है सुरक्षा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भारत के किस शहर में भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT स्थापित किया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु। नेक्स्ट 2 ऑप्शन इसमें है और मुंबई है और दिल्ली है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भारत के मुंबई शहर में भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है IICT स्थापित किया जाएगा। कहाँ से? मुंबई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। यह संस्थान जो है ABGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स के क्षेत्र पर जो है केंद्रित होगा। यह 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में जो है मदद करेगा। उद्देश्य भारत को ग्लोबल क्रिएटिंग हब जो है यह बनाना है। यह युवाओं को कौशल प्रदान कर रोजगार के अवसर जो है यह बढ़ाएगा। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संकाय और सुविधाएं होगी। यह डिजिटल मीडिया उद्योग के लिए कार्यबल तैयार करेगा। संस्थान उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सेतु का कार्य करेगा। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है इनक्यूबेशन सेंटर भी होगा। यह भारत की सॉफ्ट पावर को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रयान मिशन के तहत उपयोग किए जाने वाले मानव युक्त समरसीबल का नाम क्या है? समुद्रयान मिशन के तहत जो है मानव युक्त समरसीबल का नाम ऑप्शन है गगनयान फर्स्ट, मत्स्य 600, वरुण 2 और सिंधु राज। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। समुद्रयान मिशन के तहत उपयोग किए जाने वाले मानव युक्त समरसीबल का नाम मत्स्य 6000 है। क्या है? मत्स्य 6000। नेक्स्ट इसमें है, यह भारत का जो है पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। नेक्स्ट इसमें है, मत्स्य जो है 6003 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगा। इसे NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र के समाधानों की खोज करना है। यह दुर्लभ खनिजों जैसे कोबाल्ट, मैग्नीज के खनन में मदद करेगा। इसका परीक्षण जो है प्रक्रिया 2026 के मध्य में होने की संभावना है। यह डीप ओशन मिशन का जो है एक हिस्सा है। इसमें जो है टाइटेनियम मिश्र धातु से बना एक प्रेशर हल है। यह 12 घंटे की सामान्य परिचालन क्षमता और 96 घंटे की आपातकालीन सुरक्षा प्रदान करता है। भारत इस क्षमता वाले देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के विशिष्ट समूह में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अनुसार शहरी शासन सुधारों के लिए कौन सा मानदंड प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र, शहरी बुनियादी ढांचा और स्वतंत्र स्वच्छता प्रदर्शन, केवल जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक निवेश। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा 16वें वित्त आयोग के अनुसार शहरी शासन सुधारों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा और स्वच्छता प्रदर्शन मापदंड प्रस्तावित किया गया है। 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगडिया की जो है अध्यक्षता में काम इस पर चल रहा है। आयोग ने सिफारिश की है कि शहरों को उनके वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर अनुदान मिले। 2031 तक जो है भारत की 41% आबादी शहरों में रहने का अनुमान है। नेक्स्ट इस पर है संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह को सुधारने पर जो है जोर दिया गया है। स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल गवर्नेंस को अपनाने वाले निकायों को प्रोत्साहन मिलेगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रमुख मानक है। आयोग जो है राज्यों को शहरी सुधारों के लिए विशेष आवंटन की योजना बना रहा है। यह सहकारी संवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है मजबूत यह करेगा। नेक्स्ट है सुधारों का उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग में भी सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 3000 युवाओं ने किस राज्य में शपथ ली है? तो 3000 युवाओं के द्वारा जो है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ लिया गया है। तो ऑप्शन है पंजाब, गोवा, केरल और मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 3000 युवाओं ने गोवा राज्य में शपथ लिया और सामाजिक न्याय,
अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है उपस्थित थे। अभियान का उद्देश्य युवाओं को ड्रग्स के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। गोवा के पर्यटन क्षेत्रों में जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विकसित भारत के तहत जो है स्वस्थ युवा शक्ति को आवश्यक बताया गया है। स्कूलों और कॉलेजों में नशा मुक्त क्लब जो है यह बनाए जा रहे हैं। इसमें है सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना लक्ष्य है। पुनर्वास केंद्रों के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा हुई है। नेक्स्ट इसमें है सोशल मीडिया का उपयोग कर डिजिटल अभियान चलाया जा रहा है। गोवा को भारत का पहला नशा मुक्त पर्यटन राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेनिंगोकोकल जीवाणु संक्रमण जो है के मामले में किस राज्य में देखे गए, जिसके बाद स्वास्थ्य परामर्श जो है जारी किया गया है। तो ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड। 4 ऑप्शन जो है राज्य का दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा मेनिंगोकोकल जीवाणु संक्रमण के मामले मेघालय राज्य में देखे गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य परामर्श जो है जारी किया गया है। शिलोंग के असम रेजिमेंटल सेंटर में 2 प्रशिक्षुओं की मृत्यु हुई है। यह एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो मस्तिष्क की झिल्ली को जो है प्रभावित करता है। मेघालय सरकार ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है। इसके लक्षणों में तेज बुखार देखने को मिलेगा, सर दर्द, गर्दन में अकड़न शामिल है। यह निकट संपर्क और श्वसन बूंदों के माध्यम से जो है यह फैलता है। समय पर जो है उपचार एंटीबायोटिक न मिलने पर यह घातक हो सकता है। टीकाकरण इसके खिलाफ सबसे प्रभावी बचाव है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क और स्वच्छता के निर्देश दिए गए हैं। यह एक नोटिफिएबल बीमारी है जिसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को देनी होती है। मेघालय के शिलोंग में अग्निवीरों की मृत्यु के बाद यह संक्रमण चर्चा में आया है। यह जो है नाइजीरिया मेनिंगिटिड्स नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किससे? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के कारण जो है यह नामक बैक्टीरिया से होता है। यह जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों के स्तर यानी मेनिंग्स को जो है प्रभावित करता है। यह श्वसन बिंदुओं यानी कि रिस्पायरेटरी जो है ड्रॉपलेट्स के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। WHO के अनुसार यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें मृत्यु दर उच्च हो सकती है यदि समय पर उपचार ना मिले तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।